हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धनंजय शर्मा फिजिक्स के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के बारे में। ये टॉपिक्स हैं। इसमें विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र की तीव्रता। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश को जानने से पहले हमको किसी भी परमाणु के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। कोई भी परमाणु में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स उसका नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आपको ये बात आवेश को जानने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो विद्युत आवेश होता है वो परमाणु के कंस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जब हम किसी भी पार्टिकल को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टिकल में इंटर करता है। एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टिकल में इंटर करता है। ये इलेक्ट्रॉन ही इन बॉडीज़ में चार्ज का कारण बनता है। बॉडीज़ में चार्ज का कारण बनता है। पता कैसे चलता है कि ये बॉडी आवेशित हो गई? होता यह है कि जब आप दोनों बॉडीज़ को आपस में रगड़ देते हैं तो एक बॉडी किसी भी अनावेशित वस्तु, हल्की वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित करती है अथवा उसको दूसरी ओर प्रतिकर्षित करती है। तो होता क्या है कि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अर्थात जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में गया, वो बॉडी होती है धनावेशित, और दूसरी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया वो होती है ऋणावेशित। एक बात उठ करके सामने आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन के कारण ही बॉडीज़ में आवेश उत्पन्न होता है? तो हाँ, इलेक्ट्रॉन के कारण ही बॉडी में आवेश उत्पन्न होता है। किसी भी बॉडी से प्रोटॉन को निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो बॉडी के नाभिक में स्थित होता है। तो जो आवेश उत्पन्न होता है किसी बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी वस्तु का मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की मात्रा होती है वो आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतनी ही आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर भी होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश की मात्रा 1.6 होती है और प्रोटॉन पर भी इतनी ही होती। बस फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आवेश का क्वांटाइजेशन। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? जब कभी भी दो बॉडीज़ आपस में रगड़ी जाती हैं तो होता ये है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा, तिहाई, मतलब 1/2, 1/3 इस तरह करके नहीं जाता है। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाता है, मतलब कि पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। इस तरह करके वो n इलेक्ट्रॉन सपोज करिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गए। जितने आवेश एक बॉडी से निकलते हैं उतने आवेश दूसरी बॉडी से ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहीं से एक छोटी सी बात आपके सामने आती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित होता है। सपोज करिए हमारी बॉडी ए से, सपोज करिए बॉडी ए को बॉडी बी से रगड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया, तो इसमें ए से निकल रहा है तो ये होगा धनावेश, ये होगा ऋण आवेश। एक इलेक्ट्रॉन गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन का धनावेशित, और इस पर चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश। सपोज करिए दो आवेश गए, तो अगर दो आवेश गए तो इस पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का इस पे धनावेशित, और इस पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित। इसी तरह करते करते अगर सपोज करिए ए से n इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ए पर जो आवेश की मात्रा होगी वो होगी Ne धनावेशित, और इतनी ही मात्रा बी में होगी लेकिन वो होगी ऋणावेशित। ये होता है आवेश का क्वांटाइजेशन, अर्थात आवेश कभी भी फ्रैक्शन में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाता है। आवेश हमेशा एक अर्थात क्वांटा के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज करिए कि हमारे बॉडी ए से बॉडी बी में एक न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में इसमें यूज़ होता है। सपोज करिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफ़र हो गए, तो मैंने पूछा बॉडी ए में चार्ज की मात्रा कितनी होगी, तो आपने लगाया फॉर्मूला Q बराबर NE। E की जो N की जो वैल्यू है वो है 3 और E की वैल्यू होती है 1.6, तो आप सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतनी मात्रा धनावेश ए में और इतनी ही मात्रा ऋण आवेश बी में होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बात करता है। इसे अमेरिका के सेना के वैज्ञानिक ने दिया था। कूलाम का नियम क्या है? जब 2 चार्ज एक दूसरे के पास कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के जो परिमाण होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरी बात उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं ये आवेशों के स्थित अवस्था में रहने पर बात कर रहे हैं। 2 तरीके से होता है, आपको पहले मैं वो बता देता हूँ। होता ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का अर्थ है कि जो चार्ज होगा वो आपका फिक्स होगा, वो मूव नहीं करेगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, वो एक ही पॉइंट पर स्थिर रहेगा। तो ये जो पार्ट है तब हम इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए इस बल को वैद्युत स्थैतिक बल भी कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें जो फोर्स होता है वो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के मूव होने पर वो बल लगता है। तो ये जो कूलाम का नियम है ये 2 फिक्स आवेशों के बीच की बात करता है, जिसमें 2 आवेश हैं जिनके परिमाण क्रमशः Q1 Q2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो Q1 और Q2 के अर्थात आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला लें तो हमारा एक इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू
ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ए एक समानुपातिक नियतांक होता है, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। ये है आपका कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? सपोज करिए कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, तो उसका जो रीजन होता है जहाँ पर वो अपना कोर्स या अपनी जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकता है, वो उसी की डिस्ट्रिक्ट होती है। सेम उसी प्रकार जब कोई भी चार्ज होता है, उस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ तक उसके बल को अनुभव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसके बाहर निकल गए तो आप इसके फोर्स को फील नहीं कर पाएंगे, कि उसके चारों ओर का रीजन जहाँ तक उसके फोर्स को फील किया जा सकता है, वो रीजन इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो रीजन इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट पर आवेश द्वारा लगने वाला बल, विद्युत उस पॉइंट पर उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पॉइंट पर आवेश के द्वारा लगने वाला बल, उस पॉइंट पर आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल होती है जो आवेश पर लगती है, जो दूसरा आवेश वहाँ पर स्थित होता है। सपोज करिए कि एक आवेश है Q, जिसका विद्युत क्षेत्र ये है, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा आवेश Q0 स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा F होगा A Q1 Q2 अपॉन r²। तो मैंने आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E, इसे E से डिफाइन करते हैं, और ये होती E = F अपॉन Q0। फिर से बात करते हैं, F होता है A Q1 Q2 अपॉन r², और E होता है F अपॉन Q0। मीन्स अगर एक आवेश आपका Q है और इसके विद्युत क्षेत्र में कोई r दूरी पर दूसरा आवेश Q0 स्थित है, तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी इस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर होगी F अपॉन Q0। और अगर इस फॉर्मूले पर आप रख देते हैं, अगर इसको हम Q0 मान ले, इसको Q0 कर देते हैं, इसको Q कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले पर रखने पर आप यहाँ पर Q0 से जब डिवाइड कर देंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, और आपको E मिलेगा A Q अपॉन r²। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। चूँकि E होता है F अपॉन Q0 और F एक सदिश राशि है, इसलिए
ई भी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा बल की ही दिशा में होती है। इसके बारे में इसके न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं धनंजय शर्मा आप सबका इस क्लास को करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।